एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या फ़र्क है, इसी को ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, वैसे तो जो 1930 एक्ट है तो उसमें सेल के अंडर एग्रीमेंट टू सेल को भी इंक्लूड किया जाता है। मीन्स इन दोनों को एक ही माना जाता है टर्म्स को, बट इन टर्म्स में काफ़ी डिफरेंस है जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो पहला टर्म है इसमें वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है कि जब एक पार्टी जो कि सेलर अपनी गुड्स के टाइटल को या उसकी ओनरशिप को दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी पार्टी कौन? बायर। ठीक है, उसे अपनी गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए अग्री कर जाती है किसी कंसिडरेशन के बदले में, तो उसे यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ सेल। तो सेल क्या होता है? तो सेल में क्या है कि वही दो पार्टीज हैं, तो एक पार्टी जो सेलर है वो अपनी गुड को ट्रांसफर, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए एग्री करती है बायर को किसी कंसिडरेशन के बदले में, और उस गुड्स की जो डिलीवरी है इमीडिएटली बायर को दे देती है। मीन्स इमीडिएटली उस चीज़ को सोल्ड कर देती है, उसी टाइम पे उसको बेच देती है, तो उसे कहा जाता है सेल। तो सेल करने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी उस चीज़ को सेल माना जाएगा। तो हमारा सबसे पहले है एटलीस्ट टू पार्टीज। तो जब किसी गुड्स की हम सेल करते हैं तो उसमें एटलीस्ट टू पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है सेलर और दूसरी पार्टी है बायर। ठीक है, जिसने बेचना है गुड्स को और दूसरा जिसने खरीदना है। यहाँ तक क्लियर? ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो सेल में कुछ सब्जेक्ट मैटर भी होना जरूरी है। मीन्स आप दो पार्टीज तो हैं पर उनके पास कुछ बेचने के लिए भी होना चाहिए, तो वो चीज़ है हमारी गुड्स, कुछ चीज़ होनी चाहिए बेचने के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है पेमेंट शुड बी मेड इन द कंट्रीज लीगल करेंसी। कि अब आपने क्या किया, आपके पास बेचने के लिए गुड्स होगी, अब आपने गुड्स को बेच दिया, तो उसके बदले में आपने कुछ कंसिडरेशन लेनी है। तो वो कंसिडरेशन जो है वो कंट्री की जो करेंसी है वो लीगल करेंसी में होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन बेच देती हूँ और आप मुझे 500 के पुराने नोट दे देते हो, तो वो लीगल करेंसी नहीं है, तो उस केस में वो सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज अ गुड शुड पास फ्रॉम सेलर टू बायर। जो गुड्स है वो सेलर से बायर की तरफ उसको पास हो जानी चाहिए, उसकी डिलीवरी उसको फिजिकली हो जानी चाहिए ऑन द स्पॉट ही, उसी टाइम इमीडिएटली। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 पर ऑल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो भी फुलफिल होनी ज़रूरी है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? जैसे फ्री कंसेंट, दोनों पार्टी जो है वो अग्री होनी चाहिए, उनकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। उसके बाद है कंसिडरेशन। मीन्स आप गुड्स को बेच रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन, ठीक है, कैश फॉर्म में भी मिलनी चाहिए, ये है। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है सेल का वो लीगल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो उद्देश्य है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं वो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने की, उस सेल को करने की। मीन्स अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन बेच रही हूँ तो मेरे पास उस मोबाइल फ़ोन की एटलीस्ट ओनरशिप तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी सेल को सेल माना जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सभी को फुलफिल कर लेते हो तो इन केस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, अगर सेलर जो है वो फ्रॉड कर देता है और जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में देखिए अगर क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और सेलर को पैसा नहीं मिला, सेलर इज नॉट पेड, तो उस केस में सेलर क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर बायर के अगेंस्ट डैमेज और प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर गुड्स को डिलीवरी नहीं की जाती है बायर को, मीन्स बायर को गुड्स नहीं दी जाती हैं, तो बायर भी कोर्ट में जाकर सेलर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो उसके बाद है हमारा एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल किसे कहा जाएगा? तो इसमें भी यही होता है कि जब गुड्स को जो सेलर है उसकी जो डिलीवरी है, मीन्स जो सेलर है वो गुड्स को बेचने के लिए रेडी है, बट कब? एक लेटर डेट पर या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, आपने वही एग्जांपल अपने माइंड में रखना है आगे भी पूरी वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज में एक बायर एक सेलर। तो यहाँ पे मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मैंने अपना फ़ोन बेचना है, अपना मोबाइल फ़ोन मैंने सेल करना है, मैं हो गई सेलर। ठीक है, और आप लोग हो गए बायर, आपने फ़ोन को परचेज करना है। अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने आपको उसी टाइम पे अपना फ़ोन दे दिया और आपसे पैसे ले लिए, बात खत्म, वो होगी सेल। अग्रीमेंट टू सेल क्या हुआ कि जब मैंने आपको बोला कि देखिए मैं आपको फ़ोन बेच दूंगी अपना, बट कब? एक
डेट को फ्यूचर डेट पे, मीन्स मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपना फ़ोन बेचूंगी आने वाली 22 को, ठीक है, इस मंथ की 22 को। तो अब वो सेल कब होगी, जब इस मंथ की 22 आएगी, मीन्स वो एक डेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक फ्यूचर डेट के ऊपर। उसके बाद दूसरी कंडीशन की मैंने कंडीशन लगा दी कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन तब बेचूंगी जब मेरे पास नया मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेल कब होगी, जो सेल है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उस कंडीशन के फुलफिल होने पर, मीन्स जब मेरे पास नया मोबाइल आएगा तभी वो पुराने फ़ोन की सेल की जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ओके, यही आपने आगे तक माइंड में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद है इफ द सेलर रिसाइड्स द कॉन्ट्रैक्ट देन द बायर कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो सेलर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है इस बीच में, अगर मैंने आपको सेल नहीं की, तो आप क्या है, आप जो बायर है वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है ऑन द अदर हैंड द अनपेड सेलर कैन ऑल्सो स्यू द बायर फॉर डैमेज। अगर मैंने आपको डिलीवरी दे दी गुड्स की और आपने मुझे बदले में कंसिडरेशन नहीं दी, ठीक है, तो मैं आपके खिलाफ, जो सेलर है वो बायर के खिलाफ जो कोर्ट में केस कर सकता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, काफ़ी क्लियर हो जाएगा इस जो मैंने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे टेबल लिया है इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है सेल। तो सेल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमीडिएट जो है वो गुड्स की डिलीवरी की जाती है सेलर के द्वारा बायर को, उसे सेल कहा जाएगा। और जब फ्यूचर डेट में या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर की जाएगी सेल, उसे कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? ओके। उसके बाद सेकंड है नेचर। तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट नेचर की होती है, मीन्स वो पक्का होगी ही होगी, मीन्स वो हो चुकी है तो वो एब्सोल्यूट है। उसके बाद है कंडीशनल। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी सेल की जाएगी। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जीक्यूटेड है, मीन्स सेल आपने कर दी है, आपने जो गुड्स है उसको इमीडिएटली डिलीवरी जो है वो बायर को दे दी है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो एग्रीमेंट टू सेल है मीन्स एग्जीक्यूटरी, आपने फ्यूचर डेट में या फिर कंडीशन के फुलफिल होने पर सेल की जानी है तो उसे कहा जाएगा एग्जीक्यूटरी, ठीक है। क्लियर? उसके बाद है टाइटल। इन सेल द टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द बायर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स का टाइटल है वो भी गुड्स के साथ ही ट्रांसफर होगा सेल के केस में। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा, टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो सेलर के पास ही रहेगा, क्योंकि गुड्स तो अभी ट्रांसफर ही नहीं हुई। क्लियर? ओके। ट्रांसफर ऑफ रिस्क जी, जो सेल के केस में रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा बायर की तरफ, और इसमें जो है वो रिस्क सेलर का ही रहेगा, ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट है राइट टू सेल। तो गुड को बेचने का जो राइट है वो रहेगा बायर के पास। देखिए सेल के केस में मैंने आपको फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन आपको सेल कर दिया, अब आपके पास राइट है कि आप उसको फर्दर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दो, ये आपका राइट है। और उसके केस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में ये राइट जो है वो सेलर का है, क्योंकि अभी तक आप उसने आपको सेल नहीं किया, तो वो उसके पास ही राइट है कि वो आपको सेल करे या किसी और को। क्लियर? ठीक है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और डैमेज टू द गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर। अगर इन केस तो मोबाइल फ़ोन है फॉर एग्जाम्पल, उसे कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई लॉस हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बायर की। क्योंकि मैंने क्या किया, सेलर ने क्या किया, उस फ़ोन को आपको बेच दिया। अब उस फ़ोन के साथ कुछ भी लॉस होता है, डैमेज होता है, उसकी रिपेयर, उसको ठीक करवाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी, बायर की होगी। क्लियर? और दूसरे केस में क्योंकि सेलर ने आपको गुड दी ही नहीं, तो वो गुड क्या है, वो फ़ोन जो है वो मेरे पास है, सेलर के पास है। अब उसके साथ कुछ भी लॉस होता है, डैमेज होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक करवाने की किसकी है? मेरी है, सेलर की। क्लियर? ठीक है। उसके बाद है सूट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो क्या है कि अगर द बायर कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम द सेलर, बायर जो है वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, एंड प्रोप्राइटरी रेमेडी फ्रॉम द पार्टी टू हुम द गुड्स आर सोल्ड। उस पार्टी से भी रेमेडी के लिए क्लेम कर सकता है जिसे वो गुड्स बेची गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि मैं आपको फ्यूचर डेट में 22 को दिस मंथ को मैं आपको अपना फ़ोन बेच दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मैंने उस फ़ोन को आपको नहीं बेचा, किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब आप क्या हो, जो बायर है वो सेलर के खिलाफ, मेरे खिलाफ डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकते हो, और जिस थर्ड पार्टी को मैंने वो मोबाइल फ़ोन बेच दिया है तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या है, हियर द बायर हैज़ द राइट टू क्लेम डैमेज ओनली। यहाँ पे बायर सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि तीसरी पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? ओके। उसके बाद लास्ट है राइट टू अनपेड सेलर। अगर मैंने आपको गुड्स दे दी और आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं प्राइस के लिए आपके खिलाफ केस कर सकती हूँ। क्लियर? ओके। राइट टू स्यू फॉर डैमेज। और यहाँ पे
डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। टैक्स वैट इज चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल, तो जब सेल की जाएगी गुड्स की तो उस टाइम पे वैट जो है वो चार्ज कर ली जाएगा, बट नो टैक्स इज डेबिट। जो एग्रीमेंट टू सेल है उस केस में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई तो से उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 4 सेक्शन 3 जो है वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल से। तो ये बताते हैं कि इसे सेल के अंडर ही आते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।